हर रोज टीवी अखबार में वही घर की खबरें। देश दुनिया की कम खबरें होती हैं, लेकिन गृहस्थी की बहुत ज्यादा खबर होती हैं। खबर होती है पति पत्नी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, सास ससुर की लड़ाई, बहू और ससुर की लड़ाई। घर के इतने झगड़े, तमाम इतने झगड़े, और ज्यादातर क्राइम भी वहीं पर जन्म लेते हैं जहां पर झगड़े होते हैं। दोस्तों, हर वक्त सुना है कि सास बहू की कभी नहीं बनती। सुनते हैं कि ससुर और बहू, बेटे की बहू ने सास ससुर को घर से निकाल दिया। लेकिन आज मैं आप लोगों से कहूं कि एक बेटे की बहू ने अपने ससुर को गोद लिया, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बहुत नई बात है, अटपटी बात है। आप कहोगे कि मैडम क्या कह रही हो, ऐसी लड़की मिलना तो नामुमकिन है। और कैसे उसने अपने ससुर को गोद लिया? क्या ससुर 2 महीने का बच्चा था? ये सब कुछ गुत्थी क्या है? आज जो स्टोरी आप लोगों के सामने रखूंगी ना, वो आपके दिल को छू कर जाएगी। और शायद कुछ लोगों को अपनी बेटियों को शिक्षा देने में थोड़ी सी आसानी होगी। शायद हमारा एक प्रयास है, आपको लगे ना लगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये घटना जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि काफी दिनों से हम सुन रहे हैं, पुनर्जन्म सुन रहे हैं, भूतों की स्टोरी सुन रहे हैं, मरने के बाद क्या होता है ये भी सुन रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक जीते जी गृहस्थी कैसे चलती है, और उस गृहस्थी को चलाने में सबसे मेन रोल कौन निभाता है? घर की बहू। तो चलिए दोस्तों, एक नए सफर पर एक नई चीज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मरने की, भूतों की, पुनर्जन्म की। आज है कहानी हमारे घर की, तुम्हारे घर की, पड़ोस वाले घर की, इधर के घर की, क्योंकि हर घर की कहानी होती है। यहाँ पर एक लड़की होती है, पायल। पायल बहुत खूबसूरत थी, बहुत नेक लड़की थी, सीधी लड़की थी, घर परिवार में संभालने वाली थी। पायल के माँ बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। पायल के माँ बाप बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक रिश्ता मिलता है। रितेश नाम का लड़का होता है। रितेश बहुत अच्छा खाने कमाने वाला था। कहते हैं ना कि बाहर विदेशों में भी जाना, अच्छा खासा कमाई करता है, तो घर वाले राजी हो जाते हैं। पायल के सास ससुर होते हैं, सास होती है, ससुर होता है, दोनों खूब अच्छे भले होते हैं, और पायल की शादी धूमधाम से हो जाती है। पायल अपने सपनों को लेकर अपने साथ गई थी, क्योंकि अकेला उसका पति था। एक ननद थी, ननद का नाम नंदी था। नंदी ब्याही थी, आई थी, मतलब अपने घर में परिवार में सेट थी, उसकी शादी पहले से ही हुई पड़ी थी। पायल अपने ससुराल में पहुंच जाती है, घर को संभालने लगती है। सास बहू को देखकर खुश हो जाती है कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बहू तो शायद ढूंढने से भी ऐसी बहू ना मिलेगी। क्योंकि पायल अपने सास का, अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती है, पति का भी ख्याल रखती है। पति अगर कहीं दूसरी जगह चला जाए, दूसरे शहर चला जाए, तो वो अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप की तरह मानकर अपनी सास के पास ही रहना, सास के पास ही सोना, इस तरह से पायल की जिंदगी कट रही थी। इसी दौरान पायल गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती होती है तो पायल की सास भी उसका खूब ध्यान रखती है। उसके बाद क्या होता है कि पायल एक लड़के को जन्म देती है। दोस्तों, जिंदगी इतनी खूबसूरत थी कि पड़ोसी भी ये कहते थे कि भाई घर हो तो इन जैसा हो। इनके घर में कभी आवाज भी नहीं आती कि कोई घर के अंदर रह रहा है, कभी इनके अंदर तो लड़ाई भी नहीं होती। हालांकि ऐसे घर देखने को बहुत कम मिलते हैं। पायल दूसरी बार गर्भवती होती है और दूसरी बार वो एक लड़की को जन्म देती है। इनके घर में एक लड़की और लड़का हो गए थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, घर में शांति थी, लोग जलते थे, कहते थे कि भाई घर हो तो ऐसा हो, कैसी बहू लाए हैं ढूंढकर, घर में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती। दोस्तों, जब बहुएं अच्छे से रहती हैं तो शायद घर स्वर्ग जैसा बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पायल के दोनों बच्चे काफी, एक 4 साल की हो चुकी थी बेटी, और बेटा करीबन 6 साल का हो जाता है। अब एक दिन इसकी सास बैठी हुई थी, अपने पोती पोतों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में ही उस सास को सीने में दर्द बनता है। जब सास को सीने में दर्द होता है तो पायल भागकर अपनी सास की तरफ चलती है कि माँ जी क्या हुआ। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर पर पति नहीं था, पति बाहर कमाने गया था। पायल शोर मचाती है तो
जो पड़ोसी है ना वो समझते हैं अरे भाई इनमें तो आज लड़ाई हुई है, तो वो रोती कहती है कि अंकल हमारी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। पड़ोसियों को बुलाकर किसी से भैया कहती है। अपनी गाड़ी घर पर खड़ी थी, पति ने खड़ी कर रखी थी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं होता है। ससुर जी को भी गाड़ी ऐसी नहीं आती है दोस्तों। यहाँ पर इतने ही उस सास को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सास इस दुनिया में नहीं रहती है। पायल को ये बहुत बड़ा झटका था। पायल रोने लगती है। ससुर अपनी बेटी को चुप करा रहा था, अपनी बेटे की बहू को, कहता है कि बेटी मैं तुम्हारी सास बनकर, तुम्हारी माँ बनकर रहूंगा, तो चिंता मत कर, तू मत रो, तू रो रही है दुख मुझे हो रहा है। यहाँ पर बाप बेटी जैसा प्यार था। ननद भी कभी कभी जला करती थी कि भाई तुम्हारी इतनी बनती है, लेकिन आज ननद भी बहुत रो रही थी अपनी माँ के लिए। उस घर में वो मातम था कि देखो, एक जब वो घर से गई थी ना सास, तो शायद कहीं ना कहीं पायल टूट चुकी थी, क्योंकि आधी जिम्मेदारी वो अपनी सास पर छोड़े रखी थी। क्या जिम्मेदारियां थी? सास से मन लगता था, सास की सेवा करा करती, दुख सुख की बातें किया करती। पति आधे वक्त घर नहीं रहते हैं, तो माँ बेटी जैसा दोनों में प्यार था, तो दुख नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा वक्त निकलता है तो दूसरा झटका पायल को लगता है, क्योंकि जब पायल की सास इस दुनिया से जाती है तो ससुर बहुत गम कर जाते हैं, बहुत सोच विचार कर जाते हैं, और ससुर को लकवा मार जाता है। दोस्तों, ससुर को जब लकवा मारता है तो पायल बहुत ही ज्यादा बावली सी हो जाती है कि अब पापा जी के भी साथ ऐसा हो गया। यहाँ पर जो रितेश होता है पायल का पति, वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली है, वरना आजकल लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो। पायल ने अपने दोनों बच्चों को साफ कह रखा था कि अगर दादा को कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम दादा के लिए खड़े होंगे, अगर तुम लोगों ने मना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही थी, दूसरी तरफ वो अपने ससुर का अब बहुत ध्यान रखती है। मैं आपको क्या बताऊं, ससुर को नहलाना, यहाँ पर ससुर भी शर्मा जाया करता। पायल उसके कहते हैं ना कि साफ सफाई में भी कोई कुथाई नहीं बरता करती थी। पायल अपने ससुर की लेटरिन भी साफ किया करती थी। मैं आपको सीधे शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी नहीं शर्माया करती थी। गोद में उठाकर खाट पर लिटाना, कपड़े पहनाना, नहलाना, क्योंकि पति अगर घर रहेगा, सेवा करेगा, तो आप सोचिए कि घर कैसे चलेगा। ऐसी महिला जो शायद पूजनीय थी। अब यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। पायल बहुत कुछ अपने ससुर के लिए कर रही थी। रात के वक्त जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाना, अगर बाबूजी थोड़ा सा भी इशारा करें तो उन्हें पानी देना। उसकी आंखों से हमेशा आंसू निकलते रहा करते। पायल अखबार पढ़कर अपने ससुर जी को सुनाया करती, कहती कि आप बाबूजी रोया मत कीजिए, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ, आप ऐसा क्यों करते हो। यहाँ पर कभी कभार पायल की ननद भी उसे देखने के लिए आती है। दोस्तों, धीरे धीरे पायल को भी पता नहीं चलता, 1 साल हो जाता है उसे मायके जाए बिना, और 1 साल तक वो अपने ससुर की सेवा में ही व्यस्त रहती है। जब उसका पति आ जाता है तो पति को भी टाइम देती है, लेकिन अपने ससुर का ध्यान रखने से नहीं चूकती है। कहती है कि बाबूजी के पास ही तुम ध्यान रखोगे, अब तुम आ गए हो, मैं ये काम करूंगी। रात के वक्त और दिन के वक्त वो कभी भी उन्हें प्यासा या भूखा नहीं छोड़ा करती, अपने हाथों से खाना खिलाना। अब सोच कर देखिए वो मंजर मैं आपको कैसे आप लोगों के सामने रखूं। इसी तरह से अब पायल के घर वालों के फोन आते और कहते हैं कि बेटी तू क्या हमने ऐसे बेच दी है जो तू बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आती है। तो पायल कहती है कि नहीं माँ, मैं तुम लोगों ने बेची नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे घर पर कोई और होता, मेरी देवरानी होती, जेठानी होती, तो मैं जरूर आप लोगों के पास आती, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए ना। मैं बाबूजी को ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, और मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं 1 साल से बाबूजी की देखरेख कर रही हूँ और मुझे इनके हाव भाव समझ में आ जाते हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे एकदम से समझ में आ जाता है। माँ, बाबूजी की जो बातें हैं वो रितेश जी की भी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो ज्यादा पास नहीं रहते हैं। दोस्तों, खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी एक महिला इतना सब कुछ कर रही थी, बहुत ही सल्यूट की बात है।
अब पायल अपने माँ बाप से मना कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो रितेश होता है वो देखता है, क्योंकि वो बातों को सुनता था। घर पर जब आता है तो वो सोचता है कि बहन को घर पर बुलाऊं और पायल को उसके मायके भेज दूं, उनके भी माँ बाप का मन है। यहाँ पर रितेश अपनी बहन नंदी को घर पर बुलाता है। नंदी घर पर आती है, बहन से कहता है कि बहन 1 साल से ये मायके नहीं गई है, अब तू एक काम कर, तू बाबूजी की देखरेख करना, इतने जो तुम्हारी भाभी है वो अपने माँ बाप से मिलकर आएगी और इनका भी मन रह जाएगा, बाबूजी का भी ध्यान रह जाएगा, और मेरी भी कुछ दिन का ऐसा काम है जो मैं घर पर ही रहूंगा। अब दोस्तों ये सब चीजें तय हो जाती है, लेकिन पायल का मन कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऐसा था कि मैं कैसे बाबूजी को छोड़कर जाऊं, ये ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे। इन लोगों के बीच में इतना वो प्रेम बन चुका था, एक बाप बेटी का प्रेम, मैं क्या कहूँ आपको, ये सब कुछ बन चुका था। अब यहाँ पर पायल कहती है कि नहीं नहीं, मैं बाबूजी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नंदी कहती है कि भाभी ऐसे कह रही हो जैसे हम तो तुम्हारे ससुर की देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे। यहाँ पर पति जब जबरदस्ती करता है तो पायल को तैयार कर कर उसके मायके भेज दिया जाता है। दोस्तों पायल मायके में जाकर अपने माँ बाप से मिलती है, लेकिन उसका दिमाग अपने ससुर जी के पास रखा रहता है कि बाबूजी क्या कर रहे होंगे, दीदी ने पानी दिया होगा, खाना दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो पायल की माँ कहती है कि कभी इस चीज से बाहर निकल, तेरी उम्र ही क्या है, तू बावली सी हुई फिर रही है। माना कि वो तुम्हारे ससुर हैं, लेकिन इतना पागलपन, सेवा को लेकर इतना पागलपन। और वो तेल लाती है और पायल के सिर में मालिश करने लगती है। कहती है कि बेटी ठीक है, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, लेकिन ऐसा करोगी तुम पागल हो जाओगी। तो पायल की मालिश चल रही थी सिर पर और पायल सो जाती है गोद में अपनी माँ के में सर रख कर। तो पायल की माँ कहती है देखो जी, हमारी बेटी मानो कितने दिनों बाद सोई है, और पायल खर्राटे मारने लगती है। चुपके से पायल की माँ उसे बिस्तर पर लेटा देती है और वहां से निकल जाती है। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पर बार बार माँ भी अपनी बेटी को देख रही थी कि मेरी बेटी कितनी चैन की नींद सो रही है, लेकिन तभी रात को करीबन 2 बज रहे हैं, तभी यहाँ पर रितेश का फोन आता है। रितेश का जब फोन आता है तो वो कहता है कि पायल, मुझे पता है तुम सो रही होगी, तुम्हें जगाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाबूजी को चोट आ गई है। एकदम से पायल बैठी होती और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाबूजी का ध्यान नहीं रख सकते, क्या हुआ बाबूजी को। तो वो कहता है कि पायल, हम सो रहे थे, नंदी भी सो रही थी और हम गहरी नींद में होते हैं। बाबूजी को शायद रात को प्यास लगी होगी और वो बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है। ये बात सुनकर पायल बावली सी हो जाती है, कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। रितेश कहता है कि कोई बात नहीं, तुम वहीं पर रहो, तुम मत आओ, बाबूजी को अब मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, तुम सुबह आ जाना। लेकिन पायल नहीं मानती है, कहती है कि नहीं, तुमने तो मेरे बाबूजी को घेर दिया, और वो वहीं से चली जाती है। ये सब कुछ देखकर जो पायल के माँ बाप थे वो हैरान थे और सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी बावली हो चुकी है। दोस्तों वहां पर जाकर पायल अपने ससुर के चरणों में बैठ जाती है और रोने लगती है। जब आंसू पैरों पर गिरते हैं तो ससुर जी की आंखें खुलती हैं। वो एक इशारा भी नहीं कर सकते थे, वो आंखों से ही शायद कहना चाह रहे थे कि बेटी तू मत रो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब इसके बाद दूसरे दिन पायल के जो माता पिता हैं वो भी ससुर जी को देखने के लिए आते हैं पायल के को। अब यहाँ पर नंदी घर पर काम कर रही थी, पायल अपने ससुर के पास होती है। पायल और पायल का पति रितेश बच्चों का ध्यान भी ननद रख रही थी। अब यहाँ पर माँ बाबूजी कहते हैं कि हम पायल तुम्हारे ससुर को देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर रितेश कहता है कि बाबूजी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं अपनी बेटी से, जो ससुर जी वहीं पर लेटा हुआ था, तो कहते हैं अपनी बेटी को, जो पायल की माँ होती है, धमकाते हुए कहती है कि पायल तू पागल हो चुकी है, तू बावरी सी हो रही है, ससुर जी हैं ठीक हो जाएंगे, मरना तो इन्हें एक दिन है, तो इनके चक्कर में क्या अपनी जिंदगी खराब करेगी, अपनी सेहत खराब करेगी, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जब आप पायल का जवाब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। पायल अपनी माँ से कहती है कि माँ, कल को अगर भैया तुम्हारे साथ ऐसा करे, भैया की बहू अगर मेरी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। माँ तुम सोच समझ कर बात करना।
तो यहाँ पर वो माँ दोबारा बहस करती है, कहती है कि ये तुमने क्या गोद ले रखा है, इसका कोई भी नहीं है, इसकी बेटी है, कुछ दिन के लिए इसकी बेटी देख रेख करेगी, तुम चलो हमारे साथ। तुम 1 हफ्ते के लिए घर गई थी। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने ससुर को गोद ले लिया है और ये मेरे बेटे हैं और इनका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इनकी माँ हूँ। दोस्तों, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ लकवा ग्रस्त ससुर इन बातों को सुन रहा था, आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इसके बाद वो अपने माँ बाप को और भी धमकाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं सारे संस्कार मैंने तुमसे लिए हैं, मैं आज इन चीजों को बिगाड़ कर तुम्हारे पास जाकर बैठ जाऊं, क्या तुम लोग मुझे झेल पाओगे, मेरी गृहस्थी को झेल पाओगे। मेरे पति बाहर कमाते हैं, ननद की अपनी घर गृहस्थी है, अगर वो यहाँ पर ध्यान देगी तो उनके सास ससुर का ध्यान कौन रखेगा। माँ, आपने बहुत छोटी बात कर दी, मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी, और जब तक मेरे पापा जी हैं, मेरे ये बेटे हैं, मेरे पापा जी हैं, जब तक ये मेरे पास है मैं इनको ठीक कर कर रहूंगी और हम बाप बेटी दोबारा से ऐसे ही मुस्कुराएंगे जैसे हम माँ जी के आगे मुस्कुराया करते थे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी माँ इन बातों को कर रही है। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी कतई भी। ये बातें पायल का पति दरवाजे पर खड़ा होकर सुन रहा था, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर रितेश भी इन बातों को सुन रहा है। वो कहती है कि मेरा पति बाहर कमाता है और मैं इन बातों को कतई पसंद नहीं करती, क्योंकि ये मेरे बाप हैं और मैं इनकी धर्म की बेटी हूँ। मेरा फर्ज है और जो मेरे फर्ज है मैं वो कर रही हूँ। आप लोगों को मुझे दिलासा देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, और आप लोग उल्टा मुझे ऐसा काम करा रहे हो कि मैं इन बीमार इंसान को छोड़कर और आप लोगों के पास जाऊं। बिल्कुल भी नहीं। एक रात को छोड़ा है, सिर में चोट आ गई है, टांके भरे गए हैं, क्योंकि मुझे आदत है, 1 साल से कर रही हूँ, मैं जानती हूँ हर चीज को। दीदी को नहीं पता, अपनी ननद के प्रति बोलती है। उन्हें भी यहाँ पर रखूं तो उनकी सास क्या कहेगी कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मैंने उनके 7 फेरे लिए थे ना माँ, मैं उसी दिन उसके परिवार की हो चुकी थी और मैंने उसी दिन उसके परिवार को अपना मान लिया था दिल से, और उन्होंने भी आप लोगों को अपना माना है दिल से। आधी रात को आप अगर मेरे रितेश से कहोगे ना तो वो आधी रात को तुम्हारे पास जाकर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये भावुक भरे पल होते हैं और ससुर फूट फूट कर रोने लगता है। और आज उस ससुर ने बड़ी हिम्मत करके अपने हाथ को उठाया और पायल को इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया और उसके सर पर हाथ रखा और हाथ जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो ससुर अपनी बहू में अपनी माँ की छवि देखने लगता है और यहाँ पर वो बहू सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि बाबूजी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपको किस चीज की चिंता। और यहाँ पर अपने माँ बाप से कह देती है कि अगर मेरे ससुर के बारे में यही सब कुछ कहना है तो ये समझ लेना तुम्हारी बेटी मर चुकी है। अगर मेरी गृहस्थी बसती हुई तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे, 1000 बार करे, तो मेरे पास आना और मुझसे मेरे ही घर पर आकर मिलना। दोस्तों, इस बात को सुनकर रितेश अपनी पत्नी के पैरों को पकड़ लेता है। कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा तो समझता था, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो ये नहीं पता था। तुमने मेरे माँ बाप को सर पर बिठा कर रखा है, मैं तुम्हें कहाँ पर बिठाऊं। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तुम्हें कहाँ पर बिठाऊं। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो। इसके बाद पायल अपने ससुर को घर ले जाती है। दोस्तों, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद पायल अपने ससुर को चलने लायक बना देती है। ये होता है संघर्ष और सेवा और भाव। अगर मरीज को आप अच्छी तरह से देखरेख करोगे और उसे अपनापन जताओगे तो वो जल्दी ठीक होगा। यहाँ पर ये बात सिद्ध है। दोस्तों, एक अमेरिका का रहने वाला सदस्य जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, दुनिया का वो सबसे पहला ऐसा केस है जो रीढ़ की हड्डी टूटने के बावजूद भी वो व्यक्ति अपने पैरों पर चल पाया है, वरना ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। क्यों चल पाया? उस व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू सुना तो वो बताते हैं कि मैं हर रोज सुबह यही सोचा करता कि मैं अपने पैरों पर चलूंगा और एक दिन जरूर चलूंगा, और मेरे शरीर ने मेरा साथ दिया। तो यहाँ पर यही मरीज इंसान के साथ हो जाता है। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है या कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसको ज्यादा से ज्यादा अपना कीमती वक्त दीजिए, उसके सामने ऐसी चीजें पेश कीजिए जिससे वो खुश हो, अपनापन उसे दिखाइए,
चाहे आप कितने भी हारे थके हों, लेकिन उसके सामने ये चीजें मत रखिए, क्योंकि वो खुद ही एक बीमारी से जूझ रहा है और एक बीमार की सेवा करने में जो पुण्य मिलता है वो शायद कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। उसकी सेवा कीजिए, चाहे उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो। आप पायल के बारे में क्या कहोगे, जिसने अपने ही ससुर को गोद ले लिया था? मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बहुत दिल को छू लेने वाली लगी, तभी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अपनी बेटियों को पायल जैसी शिक्षा देना ताकि वो अगले घर को बसा सकें। दोस्तों, कोर्ट भरे पड़े हैं डिवोर्स केसों से, कोर्ट भरे हुए हैं। यहाँ पर कहते हैं ना कि दहेज का केस, कभी कुछ केस, कभी आधे झूठे आधे सच केस, जिंदगी खराब हुई पड़ी है। परिवार के परिवार कभी के कोर्ट जा रहे हैं, कभी घर आ रहे हैं। जो नॉर्मल जिंदगी है, आम जिंदगी, शादियां क्यों होती हैं? खुशी के लिए, घर में खुशी का माहौल होगा, हम एक होंगे, हमारा परिवार बड़ा होगा, लेकिन जब वो बिगड़ जाती है ना तो बहुत बुरा लगता है। कैसी लगी स्टोरी, राय जरूर रखना अपनी कमेंट बॉक्स में। प्रेरणादायक है, आप लोगों को एक सीख देकर जाएगी। अब नाम की बारी है। पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ऐश्वर्या बहन, आज आपने बहुत बेहतरीन स्टोरी हमें बताई है जो सत्यता पर है। जरूर कल आपकी स्टोरी को बताने की कोशिश करूंगी, बहुत जल्द लेकर आऊंगी। राम माशकीय बहुत बहुत धन्यवाद। कालिश प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, राधे राधे कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, बहुत प्यारे कमेंट आपके होते हैं। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं। लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुचरण सिंह, आपने कहा था कि आप क्राइम की स्टोरी लेकर आना, लेकिन भाई आज नहीं, कल जरूर कोशिश करूंगी। क्राइम की स्टोरी एक आधी हमारे चैनल पर है और मैं लाती हूँ। गुरुचरण भाई जी जरूर लेकर आऊंगी। आज मैंने आपसे रिप्लाई में भी कहा था कि हाँ आज क्राइम की स्टोरी लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे ये स्टोरी बहुत बेहतरीन लगी तभी आप लोगों के सामने रखी है। विमला दलाल हमारी बहन बहुत प्यारा आशीर्वाद देती हैं, बहुत प्यार देती हैं, बहुत स्नेह देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जेपी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहन कहकर बुलाते हैं और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। कांति बाई रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत ढेर सारा प्यार इनकी तरफ से हमें मिलता है। डॉक्टर सुरेश सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट है। पहले तो आपको स्टोरी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी आपका नाम लिया है। महेश गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। अनिल साक्या भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। रागनी पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर राजेंद्र सिंह के भी बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। अनुराधा बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन दिल्ली से, इन्होंने खासकर अपना नाम लिखकर भेजा है, सुमन दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुधा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा शर्मा जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ललिता जो हरियाणा से हैं, ललिता यादव हमारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शरयू बाला बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करती हो, माँ की तरह प्यार करती हो। यहाँ पर हमारी एक माँ है जो कई दिनों से घूमने के लिए गई थी और आज वो आई हैं और उन्होंने हमें कमेंट किया कि बेटा मैं अब आपकी पूरी वीडियो देखूंगी। उनका नाम है यशवंती माँ बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर एक मथुरा से हैं कुंतल बहन, नीता कुंतल, वो भी बहुत स्नेह दिखाती हैं, बहुत प्यार करती हैं। बहनों का साथ, भाइयों का साथ मुझे शायद इतना कहते हैं ना कि इतना आगे बढ़ा रहा है। आप सभी का प्यार, इतने दिल छू लेने वाली बातें जो आप लोग करते हो, मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। कई भाई हैं हमारे जिनके मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, कोई हमें बेटा कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। यहाँ पर गुरुचरण सिंह भाई जी आपकी क्राइम की स्टोरी हम जरूर लेकर आएंगे, ये आप लोगों से हमारा वादा है। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।